आइए एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल आप जानते भी होंगे कि हम लोग क्लास 3 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं और आपने इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल में आपने देखा था कि क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू। कहता है क्वेश्चन में कि 15 मीटर लंबे और 6.0 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? मेरे दोस्त क्या क्या दिया? 15 मीटर लंबा है तो यल का मान तो 15 हो ही जाना है ना, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो ये का मान हो जाना है, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान हो जाना है। तो प्रतिरोधकता यानी रो का मान आपको निकालना। याद करो विशिष्ट प्रतिरोध का है या प्रतिरोधकता का है, आपको निकालना जैसे जैसे कहेगा। तार की लंबाई यल है, 15 मीटर दिया है, आप क्वेश्चन में देख भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 15 मीटर दिया है, हमने यल का मान 15 लिख दिया, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करता है 6 गुणे 10 के ऊपर -7 मीटर में, सही है। और आप देख भी रहे हैं मेरे दोस्त 6.0 गुणे 10 के ऊपर -7 जैसे है वैसे आप रख देंगे। प्रतिरोध है 5 ओम है तो 5 ओम, और तार के प्रतिरोधकता की बात करेगा तो रो आपको निकाल ही देना है। देखिए आपके पास जो फार्मूला होता है पढ़े भी होंगे, R बराबर रो गुणे यल बटा में ए। लेकिन अगर रो निकालना है तो रो तो वैसे ही रखिए, R के गुणा ए में तो R गुणे ए बटा में यल। देखिए लिखा गया है R गुणे ए बटा में यल, ठीक है। बस मान को आप रखिए, आपका आंसर निकल कर आएगा। आपके पास देखिए जो R का मान है 5 ओम है, यल का मान 15 है, ए का मान 6.0 गुणे 10 के ऊपर -7 है, बस रख देना है। R का मान 5.0 गुणे ए का मान 6.0 गुणे 10 का पावर -7, यल का मान 15 है मेरे दोस्त। उसके बाद से देखिए दशमलव से दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप 5 छके 30 और 15 से 30 को काटेंगे 2 बार में तो 2 गुणे 10 के ऊपर -7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला पर रखना है और आपका आंसर निकल कर आएगा। और आप जानते भी होंगे इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जा कर के देख लीजिएगा, पूरा मैंने बताया आपको, समझ गए। चलो आज क्वेश्चन नंबर ये तो 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 के पास अब हम लोग कदम रखते हैं। आइए देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, तो सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। समझ गए। कहता है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, तो सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए R1 का मान 2.1 लिखेंगे और T1 का मान 27.5। जब आपने R1 लिया तो यहाँ पर T1 लिखो, बात क्या है। R2 अगर लिखते हैं तो 2.7 ओम और जो T2 होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ गए। और आपको निकालना क्या है भैया, अल्फा का मान निकालना है, ठीक है ना। जब भी कहेगा कि आप ताप गुणांक के मान बताइए तो ताप गुणांक का मतलब होता है कि अल्फा का मान ये पूछ रहा है। आपके पास फार्मूला क्या बनकर आएगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अल्फा बराबर R2 - R1 बटा में R1 T2 - T1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे आपने लगाया और यहाँ भी वैसे ही आया। अल्फा बराबर R2 - R1 बटा में R1 और छोटा क्वेश्चन में T2 - T1। हालांकि जहाँ R2 है उसके जगह पर आप 2.1, जहाँ R1 है R2 की जगह पर 2.7, R1 का मान 2.1, R1 का मान 2.1, T2 का मान 100, देखिए यहाँ से मान भर रहे हैं, और T1 का मान 27.5। चलिए आपने भरा। अच्छा 7 में से एक जाएगा 6 बच जाएगा, 2 में से 2 गया, चलो 41.6 आपका आ गया। नीचे ज़रा देखिए 2.1 और आप 100 में से 27.5 72.5 दशमलव से, ये तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, सब हट जाएगा। जब आप ऊपर 6 में इससे गुणा करके भाग देंगे तो देखिए आपके पास आएगा 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अल्फा का मान प्रति डिग्री सेल्सियस होता है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसको भी हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बस हमने उसके मान को रखा और रख करके हल कर दिया। लगा सकते हैं ना। जो आपका छोटा सा ताप होगा
छोटा जो ताप होगा उसको T1 और इस पर जो प्रतिरोध होगा उसको R1, जो बड़ा ताप होगा उसको T2 मानिएगा और उस पर जो प्रतिरोध होगा R2 मानिएगा। समझ गए होंगे? हाँ, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 8 के पास, 8 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी आपके पास। कहता है देखो, कहता है कि नाइक्रोम का एक तापन आयोग 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। यानी एक तो बात क्लियर हो गई कि जो भी का मान है वह 230 वोल्ट है। देखो, नाइक्रोम का एक तापन आयोग 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ समय में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अयोग का अस्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री प्रति सेल्सियस है। समझ गए? तो नाइक्रोम का तापन अयोग 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कि कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अयोग का अस्थायी ताप यानी T का मान यहाँ भी निकालना है। चलिए, अच्छा, इस सवाल से आपको पता चल जाएगा, फिर वही सूत्र आपके पास आने वाला है। देखिए, T1 का मान 27 डिग्री सेल्सियस पर तापन अयोग का प्रतिरोध R1 बराबर सप्लाई के वोल्ट ताप प्रारंभिक धारा, यानी V/I से V का मान 230 वोल्ट, I का मान 3.2, दशमलव हटाएंगे तो एक और 0 बचेगा, 2300 लेकिन 32 से भाग देंगे 71.875 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब R2 का मान जब निकालेंगे तो एक और वोल्ट बता दिया है ना, 230 वोल्ट, और R2 का मान 2.8 एम्पियर भाग दे देंगे 82.143। हमेशा R2 का मान बड़ा ही होना चाहिए। समझ गए हो? चलिए, तो आपके पास जो फार्मूला होता है लगातार आप यूज करते हैं, अल्फा बराबर R2 माइनस R1। याद करो, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा में R1 और T2 माइनस T1। आपके पास जो मान है बस भरिए, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 और R1 और छोटा कोष्टक में T2 माइनस T1। बस आपको क्या चाहिए, ये मालूम नहीं है, टेम्परेचर आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना? तो दोनों के एक साथ लेके चल जाओ, यहाँ पर अल्फा की जगह पर ये कर दो, अल्फा इसका जगह पर, तो T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 और यहाँ पर R1 गुणे अल्फा। समझ गए? और अभी जस्ट आपने R2 का मान देखिए यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है 82.143 और R1 का मान 71.875, तो आप भर देंगे 71.875 और यहाँ पर R1 का मान 71.875 गुणे अल्फा का मान 1.7 × 10⁻⁴। क्या बात है, घटाइए, घटा करके जब आप इसको हल करेंगे तो 840.35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। याद करो, 840.35 डिग्री सेल्सियस आ गया। चलिए, T2 बराबर, जैसे अब ये तो किसका मान है ना, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मान है 840.35। तो चलिए एक चीज़ मैं बता दूं, T2 बराबर 840.35 प्लस इधर आएगा T1, तो 840.35 जहाँ T1 है तहाँ पर 27 जोड़ेंगे 867.35 डिग्री सेल्सियस आपका जो निकल करके आएगा, ये आंसर आ जाएगा। T2 का मान 867.35 डिग्री सेल्सियस आंसर निकल करके आ जाएगा मेरे दोस्त। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 बस वही फार्मूला है, बस उस पर रखे और आपका आंसर निकल गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th के पास चलते हैं। आइए देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चित्र 3.2 में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन है। कहता है कि चित्र 3.2 में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो चित्र है, इसी से आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं। 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा है और देखिए यहाँ पर ABCD ये प्रतिरोध सब श्रेणी क्रम में, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 10 ओम, यहाँ 5 ओम है, ये D है। तो आपको प्रत्येक शाखा में इसमें कितना धारा बहेगी, AB में ये बताना है, BC में कितना धारा बहेगा ये बताना है, CD में कितना धारा बहेगा ये बताना है, AD में कितना बहेगा ये, और 10 ओम का है उसमें। तो एक काम करिए, ये किसके नियम से आप लेकर के चलेंगे, तो
ये जो होगा व्हीट स्टोन सेतु से लेकर चलिए या किरचॉफ के नियम से लेकर चलिए, जो आपकी इच्छा हो। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले लेंगे पास ए बी डी ए पर किरचॉफ का नियम लगाने पर। याद करो ए बी डी कहीं है, ए बी डी ए, समझ गए। अगर आप धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस में, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस में। चलिए आप पढ़े भी होंगे ना, सेकेंड नियम क्या कहता है? सेकेंड नियम कहता है कि V बराबर I गुणे आर, I गुणे आर। चलिए I तो मालूम है नहीं, चलिए एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं कि इसमें आपकी I1 धारा बहता है और इसमें आपका जो है I2 धारा, मान लीजिए इसमें I2 बहता है, इसमें I3 बहता है, इसमें I4 मान लेते हैं। चलिए तो 10 I1, यहाँ जो धारा देख रहे हैं इसके जगह पर आप 10 I1 मानेंगे प्लस 5 I3, इसके जगह पर आप 5 I3 मान लेंगे, माइनस धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं भैया, तो 5 I2 मान लेंगे बराबर 0। 5 ओम है ना और I2 है ना, यहाँ पर I1, ये I2, ये I3 मान लीजिए। तो 10 I1 प्लस 5 I3 माइनस 5 I2 बराबर 0। या यहाँ सब में देख रहे हैं ना 5 5 कामन है, तो सब में से आप 5 कामन ले सकते हैं, समझिए। तो अगर आप 5 कामन लेंगे तो क्या आपके पास आएगा? चलिए 5 से भाग 10 में देंगे 2 बार में, 2 I1 माइनस 5 निकल गया, समझिए। अच्छा यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस I2 प्लस माइनस I3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, समझ जाएंगे। इसी तरीके से अब आप 5 जो होगा बी सी डी बी में चलेंगे। चलिए मेरे दोस्त पहले बताते हैं, बी सी डी बी धारा की दिशा में चलेंगे, 5 होगा, समझिएगा 5 होगा, और फिर क्या लिखेंगे I1 माइनस I3। अच्छा I1 माइनस I3 क्यों है ना, इधर से गए तो कितना हो गया I1, कुछ धारा इसमें चला गया ना निकल करके, तो कितना इसमें धारा जाएगा? इसमें से I1 मान लो जा रहा है और इसमें से I3 इधर चला गया, तो जितना कितना जाएगा I1 में से I3 घटा देंगे तो ही वही नहीं धारा जाएगा। तो आइए 5 I1 माइनस I3 माइनस 10, यहाँ पर कहाँ चले गए 10, और कितना जाएगा मालूम है? यहाँ से निकल के जा रहा है आपका, मान लीजिए I2 माने है और इधर से निकल कर क्या जा रहा है I3, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, है दोनों जुड़ेगा, क्योंकि एक ये धारा एक ये धारा दोनों यहाँ पर मिल करके एक ओर से जाएगा, तो यही होगा माइनस, और धारा के आप कहाँ जा रहे हैं? विपरीत जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, धारा आगे बढ़ रहा है, विपरीत चल रहे हैं, तो माइनस 10 I2 प्लस I3 माइनस 5 I3। चलिए इधर से गए फिर इधर विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस 5 I3 बराबर 0। चलिए सीधे आप यहाँ से 5 से गुणा करते हैं, 5 I1 माइनस 5 I3, समझिए गुणा करते हैं 5 I1 माइनस 5 I3, 10 I2 माइनस 10 I3, तो देखिए आप माइनस 5 I3, तो माइनस 5 I3 है माइनस 10 I3 है, और ये तो मान लीजिए है घट जाएगा, यानी पूरा हल करेंगे तो 5 I1 माइनस 10 I2 माइनस 20 I3, 5 I3 यहाँ पर, 10 I3 यहाँ पर और 5 I3 यहाँ पर, तो 20 I3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 5 कामा ले सकते हैं, चलिए मैंने 5 कामा लिया, तो I1 माइनस ये 5 से भाग 10 में देगा 2 में 2 I2 माइनस 4 I3 बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये बात भी आपके पास क्लियर आ गई। अब आपके पास तीसरा, 3 बार इसको लेना पड़ता है, क्या लिए? तीसरा में आप ले रहे हैं A B C G H A, A B C G H A, आइए आपको बताते हैं। अब देखिए क्या लिया है, A B C G, चले G इसको मान लेते हैं और इसको H मान लेते हैं, तो A B C G H, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, शब्द दिखाएंगे आपको A B C G H, ये परिपथ है एक जो हम लोग लगा रहे हैं इसको, ठीक है, ओके। ये G है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर H है, ठीक है। अब आपको मान लेना है, तो देखिए आप धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, एक काम समझाता है। तो A है, तो A से यहाँ पर चलेंगे तो 10 I1, तो हमने 10 I1 लिख लिया, प्लस इधर चलेंगे तो I1 माइनस I3 है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में चले तो 5 हो जाएगा, और 5 लिख करके I1 माइनस I3 प्लस मेरे दोस्त प्लस, यहाँ से आप जब जाएंगे तो धारा के नहीं, यहाँ से अब तो ये यहाँ से जा रहे हैं, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे जा रहे हैं, तो 10 और यहाँ पर अगर जो माने होंगे खाली I माने हैं
तो 10i बराबर 10। चलिए ठीक है, 10 क्यों लिखे हैं ये, क्योंकि यहाँ पर बैटरी दिखाया है 10, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पर आपके पास 10 लिख दिया। चलिए यहाँ से क्या 10i1 है और यहाँ गुणा करेंगे 5i1, तो 10 और 5i1 जब छूटेगा तो 15i1 हो जाएगा। ये 10i सिर्फ वैसे ही रखेंगे और 5 से गुणा i3 में करेंगे तो -5i3 बराबर 10। ओके, यहाँ से 5 कामन, 5 से भाग 10 में देंगे 2 बार में 2i, 3i1 -i3 बराबर 2। समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझ गए। लेकिन एक चीज़ और है ना, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि संधि के नियम से i1 + i2 बराबर i। क्यों, यहाँ पर i1 है, यहाँ पर i2 है, यहाँ से क्या जा रहा है, i बन के जा रहा है ना। समझिए, यहाँ पर आइए, यहाँ से i बन के जा रहा है और ये i1 और i2 हो जा रहा है ना। तो संधि के नियम से आप आसान हो जाएगा, इससे i1 + i2 की जगह पर i लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब समीकरण 4 से i का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 जो देख रहे हैं i1 + i2 का जो मान देख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में क्या कर देंगे, रखेंगे। समीकरण 4 से i का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखिए, तो पहले से आपका क्या है, 3i1 और i3 तो वैसे ही रखते हैं, लेकिन आप i की जगह पर रख दीजिए। चलिए i की जगह क्या रखेंगे, तो i1 + i2, 2 से गुणा करेंगे तो 2i1 और प्लस 2i2, तो 2i1 और 2i2 जोड़ देंगे तो आपके पास निकल करके आ जाएगा 5i1 + 2i2 - i3 बराबर 2। समीकरण और 5, समीकरण 5 और समीकरण 1 को जोड़ने पर याद करो, 5 में देखिए ये है और 1 में देखते हैं हम आपको, और 1 में आपके पास ये है 2i1 है, i2 है, i3 है, कुछ कट जाएगा, एकदम कटेगा आपके पास। तो चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद देखिएगा कि 5 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कुछ i3 वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, i3 माइनस में है, वहाँ प्लस में खाली बचेगा 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7i1 और यहाँ पर 2i2 है और 1 में आप देखिए केवल i2 है, तो 2i2 में से 1i2 घटेगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, i2 बराबर 2। समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, समीकरण 1 को 4 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 को 1 को 4 से गुणा करके 2 में क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। समझिए, ये समीकरण 1 है, 4 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में जोड़ेंगे। 4 से गुणा करने पर क्या फायदा होगा, देखिए ये i3 है यहाँ पर केवल। देखिए जब आपने i3 काट दिया तो इसमें भी i3 काट दो, ये i3 तो 4i3 और जोड़ेंगे तो -4i3 से +4i3 कट जाएगा। ये 8i1 हो रहा है, एक यहाँ पर i1 है 9i1 और यहाँ पर -4i2 हो रहा है और 2i2 है तो -6i2। देखिए वही लिखा गया होगा। समझिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि समीकरण 1 को 4 से गुणा पर 9i1 मैंने जो बताया, मैंने 6i2 बराबर 0, तो i2 बराबर 3/2। अरे 6 इधर कर दो, 6i2 हो जाएगा इधर, चाहे i2 ऐसे ही रखो, -9i2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 2 बार में 6, 3 बार में 9, तो वही i2 बराबर 3/2 i1। समीकरण नंबर 7 और समीकरण 6 में रखने पर किसका मान, i2 की जगह 6 आइए ना, तो जहाँ i2 होगा 7 i1 तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन जहाँ i2 होगा उसके जगह पर 3/2 i1, तो 3/2 i1 रखे, लसा ले लेंगे, 7 × 14 3 17 2 × 4, तो i1 बराबर 2 × 4 17, 4/17 एम्पियर आ जाएगा। अब तो यहाँ से पूरा निकल जाएगा। फिर समीकरण 7 से ही लेंगे, अब जहाँ i2 वैसे ही रखेंगे, 3/2 वैसे ही रखेंगे गुणे, जहाँ i1 है तहाँ पर 4/17, तो आप 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार में, 3 × 6 6/17 एम्पियर आपका जो होगा किसका निकल जाएगा, i2 का निकल जाएगा। इस तरीके से आप i1 और i2 निकाल लेंगे। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप जाके i3 बराबर i2 - 2i1 है, i2 की जगह पर 6/17 आया है, -2 गुणे i1 का मान 4/17 है, तो 4 दूना 8 में 60 में 6 देगा -2 ये 17 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद से i1 - i3 बराबर 4/17 माइनस -2/17 माइनस में प्लस, तो यहाँ से 4 2 6/17 एम्पियर आ जाएगा। i2 + i3 6/17 - 2/17, तो ये 17 6 में से 2 जाएगा 4/17 एम्पियर आ जाएगा। पूरा शाखा में दिखाना है, तो i1 बराबर i1 + i2 4/17 + 6/17 10/17 एम्पियर आ जाएगा। तो शाखा ए बी में धारा 4/17 एम्पियर, शाखा सी डी में धारा 4/17 -4/17 और शाखा बी सी में 6/17, शाखा बी डी में -2/17 आपके पास आ गया। समझने का प्रयास करो, यही शाखाएँ थी, उसी में पूरा धारा आपको बताना था कि एपी में कितना बता वो भी निकाल दिए, बीसी में निकाल दिया, सीडी में निकाल दिया और डीए में निकाल दी, और आपने जीएच में भी बता दिया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन ठीक था, कंपटीशन के हिसाब से पूछा जाता है,
आप लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी एक लगाते हैं। कहता कि किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक यस बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से 3.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कापर की पत्तियां क्यों प्रयोग मिलाई जाती है। पी कहता है कि आर तथा यस को अंतर्बदल करने पर उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। सी कहता है कि यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल का अंतर्बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। चलिए तो जो मान दिया है उसको हम लोग हल करते हैं। आइए, ये देखिए मीटर सेतु का चित्र होता है, ये प्रतिरोध होता है, ये अज्ञात प्रतिरोध होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ठीक है, पूरा इसकी लंबाई जो होती है 100 सेंटीमीटर होती है। अगर यहाँ पर आप क्या मानते हैं, पूरा मान 100 है, तो अगर यहाँ पर L2 मानते हैं तो 100 - L2 लिखिए। और उसके बाद से A, इसको B, इसको C वगैरह मान लेते हैं। और ये बैटरी E है और ये कुंजी K1 है जिसको चालू करने पर चालू हो जाता है। चलिए, जो तो मान दिया है। L1 का मान 39.5 है। R का मान निकालना है, S का मान 12.5 है। P/Q बराबर R/S और P का मान L1 है। आइए देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जहाँ ये R2 नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका L1 है। तो चलिए R का मान क्या होगा, L हो जाएगा, L1 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और Q है, Q का मान आप आते हैं Q के पास, Q का यही ना है, ये आपके पास यहाँ पर P होता है तो यहाँ पर Q होता है। Q की जगह पर 100 - L यानी L1/100 - L लिख देंगे बराबर, फिर यहाँ पर R/S लिखेंगे। जब इधर से ले रहे हैं तो L1/L2 तो R/S लिख देंगे। R की जगह पर R, S की जगह पर S। तो R आपको निकालना है तो S से गुणा हो जाएगा, तो R बराबर L1/100 - L1 × S। और देखिए मान को बस आपको रखना है। L1 का मान 39.5, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 39.5 गुणे जब यस आ जाते हैं S का मान 12.5 है, नीचे आपका 100 - 39.5, 39.5 गुणे 12.5, 100 में से 39.5 घटाएंगे 60.5। पूरा इसको हल कर देंगे दशमलव हटा करके, तो आपके पास जो R का मान निकल जाएगा वह 8.16 ओम आ जाएगा। तो जो प्रतिरोध आप देख रहे हैं R का मान 8.16 ओम निकल करके आ गया। एक और क्वेश्चन इसमें जो बात कर रहा है, तो देखिएगा तांबे के पत्ती को क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि तांबे की मोटी पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य होता है। तांबे की मोटी पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य होता है, अतः इनका उपयोग संयोजित के रूप में किया जाता है, जिससे कि परिणाम में शुद्धता बढ़ जाती है। यानी जो होता है, जो इसका मान आप निकालते हैं वो उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। ये समझ गए होंगे। अच्छा, बी नंबर क्या कहता है, जब R तथा S को परस्पर बदल दिया जाए तो R का मान 12.5, S का मान 8.16। अभी आप हल किए थे, तो S/R बराबर L/100 - L। तो L/100 - L, S का मान 12.5 और R का मान S का मान 12.5 और R का मान 8.5 आपस में बदल दिया गया। तो इसके बाद से आप तिछा गुणा करेंगे, 8.16 गुणे L बराबर 12.5 और यहाँ पर 100 माइनस 12.5, इसमें भी गुणा कर देंगे दोनों में, तो 12.5 गुणे 100 माइनस 12.5 गुणे L। तो अब यहाँ पर होगा 8.16 प्लस L का मान 12 गुणा कर दिया गया। जब पूरा हल करेंगे तो L का मान आपका निकल कर आ जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। अच्छा, C क्या कहता है, C कहता है इसमें कि सेतु के संतुलन की स्थिति में धर्मापी तथा सेल की स्थितियां परस्पर बदली जा सकती है और धर्मापी में होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझो, सी में कहता है कि सेतु के संतुलन की स्थिति में धर्मापी तथा सेल की स्थितियां परस्पर बदली जा सकती है और धर्मापी में होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए, ये आप बदल सकते हैं लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी बता सकते हैं। देखिए, अगर चित्र लेते हैं तो P/Q बराबर R/S, लेकिन आप बदल रहे हैं तो बदलने के बाद क्या होगा, R और जो P होगा नीचे R/P और S/Q, इस तरीके से आ जाता है। तो धारामापी में से कोई धारा नहीं बहती है। इस तरीके से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक हल किए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हम लोग 15 तक हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।